इरशाद खोखर के साथ आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आज आपको आगाह करेंगे कि नई हुकूमत तो बन गई लेकिन धंधा वही पुराना, और सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब की सिफारिश भी क्यों नहीं चल सकी और उसमें रोड़ा किसने अटकाया। और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है, खुसूसन आज की रिपोर्ट इस पे है कि 2 मरहले गुजर चुके हैं। उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में क्या क्या हो रहा है, क्या किसकी फरमाइशें चल रही है, किस किस को पसंद के लोग चाहिए। और बाज़ार वज़ीर तो हैं लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कौन चला रहा है, एंटी करप्शन कौन चला रहा है। ऐसे कई महकमे हैं कि बज़ाहिर वज़ीर तो कोई और लेकिन चला कोई और रहा है। और बाकी एक अफसर है खालिद महमूद शेख, उन्हें महकमा खुराक में तैनात कराने वाला कौन और उसका प्रोफाइल क्या है, उसके मुतल्लिक भी आगाह करेंगे। और आज की रिपोर्ट में यह भी शामिल होगा कि मोअज़्ज़ज़ MPA मुमताज चांडियो साहब के रिश्तेदार आखिर FIR दर्ज कराने पर मजबूर क्यों हुए। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, ट्रांसफर पोस्टिंग आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पे हो रही है, लेकिन आज आपको तकरीबन 1 दर्जन अफसरान की बताएंगे और तीसरा मरहला भी वो शुरू होने वाला है। जाहिर है कि रिक्वेशन गई है, गुलाम नबी मेमन साहब वो भी दोबारा IG आके बनेंगे या जावेद आलम ओडू साहब, वो तो अलग कहानी है। लेकिन आज आपको बताएंगे जो ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है, सबसे बड़ा महकमा सिंध में वो है वर्क्स एंड सर्विसेज। हर अफसर की ख्वाहिश होती है कि वो वहाँ पे सेक्रेटरी तैनात हो, और इस वक्त उसका पोर्टफोलियो भी मेरे ख्याल में CM के पास है, उसका कोई वजीर नहीं है। वहाँ जो सेक्रेटरी तैनात हुए हैं वो एजाज शाह साहब तैनात हुए हैं। ये एजाज शाह साहब कौन, सैयद मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध का भेनोई है, ज़ाहिर है वो तो तैनात हो गई। और एजाज शाह साहब के हमजुल्फ आसिफ हैदर शाह जब चीफ सेक्रेटरी हैं तो भाई उसका तो हक बनता है। और आपको बता दें कि नजम शाह साहब वो आके तैनात हुए हैं चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड, जबकि मेरी इतला है कि वज़ीर आला सिंध साहब की ख्वाहिश थी कि नहीं, वहाँ पे हसन नकवी को तैनात करेंगे। और शकील मंगने जो साहब को आपको पहले भी हम आगाह कर चुके हैं कि इनको बर्दाश्त वहाँ कैसे करेंगे, उनका तबादला हो गया, वो चले गए चेयरमैन CMIT वज़ीर आला मुआइना टीम। लेकिन ये जो आए हैं नजम शाह साहब, वो किसकी फरमाइश पे, क्योंकि महकमे का कलमदान PND का मिला है, वो नासिर हुसैन शाह साहब को मिला है। जब नासिर शाह साहब मिनिस्टर थे गुज़श्ता दौर में बल्दियात के, तो ज़्यादातर अरसा यही उनके साथ सेक्रेटरी रहा और वही सब कुछ मामला संभालते थे। मिनिस्टरों को मामला तो ऐसे ही सारे सेक्रेटरी संभालते हैं, तो वो उनकी फरमाइश पे आके लगाए। अब देखें कि तवानाई भी उनके पास है, वहाँ पे सेक्रेटरी कौन जाता है। और आपको बता दें कि महकमा सेहत में जो अफसर तैनात हुआ है वो उसे तैनात होना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। सबको पता था कि यहाँ कौन सेक्रेटरी लगेगा, वो है रेहान इकबाल बलोच साहब। रेहान इकबाल बलोच इंतजामी हलकों में मशहूर है, छोटा पेचू। छोटा पेचू है कि मना आप क्या समझ रहे हैं कि वो जो फजल पेचू साहब जो शोहर हैं हजरा पेचू साहिबा का, वो जब सेक्रेटरी थे तो ये उनके साथ बड़े क्लोज होते थे और वो उनके सारे काम के वो आगे पीछे। वो फजल पेचू साहब तो वो रिटायर हो चुके हैं, और हेल्थ में ज़ाहिर है जब हजरा पेचू साहिबा खुद मिनिस्टर हो तो वो रेहान इकबाल बलोच को ही वहाँ तैनात था, उसमें कोई दो राय नहीं थी। और वो कहाँ से आए हैं, वो आए हैं महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर से, बहबूद आबादी से। वहाँ पे वो सेक्रेटरी रहे, और वहाँ पे जो सेक्रेटरी लगाया गया है वो है अब्दुल हादी बुल्लो साहब। और उससे सारे मामलात इस रेहान बलोच ने तय किए हैं, क्योंकि वो खुद वहाँ सेक्रेटरी रह के आए, उन्हें तो जो उंगलियों पे सारे वो पता है कि ये मामलात बहबूद आबादी के क्या होते हैं। तो वो सिर्फ वो सेक्रेटरी होंगे, लेकिन वो उसके उन्हें वो उस तरह के अख्तियारात नहीं होंगे। वो रेहान बलोच साहब ही वो महकमा चलाएंगे। हाँ, आपको बता दें कि बदर जमील मेंद्रो साहब, ये भाई बड़ा तगड़ा अफसर रहा है, इसके नेब तक इधर उधर के मामला। अब नेब वेब का जहाँ तक ताल्लुक है कि नेब वाले खुद क्या है, अब नेब का तस्करा ना होना मैं तो अजीब समझता हूँ कि किसी अफसर को कहूँ कि ये नेब ज़दा है। वो सेक्रेटरी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ लगे हैं, जहाँ के मुशीर हैं बाबुल भयो साहब। लेकिन वो बाबुल भयो की फरमाइश पे नहीं आए, उसकी चॉइस पे नहीं आए, वो तैनात हुए हैं फरियाल टालपुर साहिबा की फरमाइश पे। और खालिद हैदर शाह साहब, वो देखते ही देखते वो सेक्रेटरी बल्दियात बन गए,
वो पहले भी सेक्रेटरी बल्दियात बने थे जब सईद गनी साहब मिनिस्टर थे बल्दियात के। ज़ाहिर है वो तो उन्हें ही लाएंगे, वो उन्हीं की फरमाइश। और बकाला उन्नड़ साहब वो दोबारा तैनात हो गए सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि केयर टेकर दौर से पहले वो वहीं पे तैनात थे। यानी कि वही सारा ही पुराना, आपको जैसे इंट्रो में बताया कि हुकूमत नहीं धंधा वही पुराना। और ऐसे ही एरीगेशन डिपार्टमेंट में तो कमाल हुआ है, वहाँ ऑर्डर भी हो गया कि डॉक्टर काजम जत्तोई साहब वो सेक्रेटरी, उसके वो तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। वो कैडर अफसर ने, वो भी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के कैडर से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बाद में 4 घंटे के अंदर वो नोटिफिकेशन खत्म और वहाँ दूसरा नोटिफिकेशन आ गया कि जरीफ खेड़ो साहब सेक्रेटरी एरीगेशन जी, जरीफ खेड़ो साहब को ने, ये नॉन कैडर है, ये चीफ इंजीनियर है एरीगेशन का, और पहले भी वही सिस्टम चलाता था। एरीगेशन डिपार्टमेंट भले जाम खान शोरों के पास कलमदान हो, लेकिन वहाँ पे तो रियाल टालपुर साहिबा और अली हसन जरदारी वो ही चलाते रहे। तो ये सिस्टम का हिस्सा, जो ताकतवर सिस्टम का हिस्सा थे जरीफ खेड़ो साहब, वो नॉन कैडर होते हुए भी अब अदालत के अहकामात इधर उधर, हालांकि अदालत के अहकामात हैं कि नॉन कैडर अफसर वहाँ सेक्रेटरी तैनात नहीं हो सकता, वो भी हो गए। और किसी टाइम में वो कासिम चांग, ये वो उनके भी बड़े वो सिस्टम रहे हैं। और आपको जैसे बताया कि कौन सा महकमा कौन चला रहा है, सबसे पहले आपको बता दें कि मोहम्मद बख्श महर साहब एंटी करप्शन का कलमदान भी उनके पास, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स और एग्रीकल्चर का भी उनके पास। वहाँ कौन कौन से अफसरान आए, किस किस के वो सिफारिश पे तैनात हुए, उससे पहले एक इंकशाफ होगा ये आपके लिए कि वो मिनिस्ट्रियाँ क्या ये खुद चलाते हैं। इससे पहले इसका भाई जो बंगुल खान महर, वो एंटी करप्शन का स्पेशल असिस्टेंट था, तो क्या वो चलाता था? नहीं, एक किरदार है शहरयार महर। ये शहरयार महर वो गौस बख्श महर साहब का बेटा फर्जंद नहीं जो एमएनए बना है, ये है अयाज महर। अयाज महर, आपको पता है कि उसके मामलात कितने वो बिगड़ गए थे, वो इधर उधर ऊपर तक के, फिर वो उन्होंने कैसे वो मामलात को वो संभाला। लेकिन अभी भी इसके मामलात वो ताकतवर से जो बड़ी बड़ी वो शख्सियतें हैं उनके उसमें वो हैं, उनके रिकॉर्ड में। ये अयाज महर का भांजा है शहरयार महर, वो एमएनए शहरयार महर नहीं है। इनकी महकमे वो ही चलाता है, जब पहले भी इनके पास था। और वो खुद मेरे ख्याल में असिस्टेंट एडवोकेट जनरल लगे थे सिंध गवर्नमेंट में, अब मेरे ख्याल में एडिशनल एडवोकेट जनरल हैं। तो उन्हीं वो तो उनके हाथ में ये सारे महकमे, ये वो चलाता है। ये तो मेरे ख्याल में ऑफिस तक नहीं आते, कभी कभार कभी आ गए, ना किसी से मिलते हैं, मोहम्मद बख्श महर हो या इसका भाई हो, ये समझें कि ये मामला ऐसे, ये महकमा, इनके जो महकमे हैं वो ठेके पे हैं। और वहाँ पे जो एग्रीकल्चर में तैनात हुआ है रफीक बुर्डो साहब, अब उसकी अपनी तबीयत, लेकिन उसको तैनात कराने वाले कौन? उसको तैनात कराने वाले अयाज महरी हैं। ये शहरयार महर के थ्रू वो उनके पुराने ताल्लुकात हैं। जब रफीक बुर्डो साहब कमिश्नर सखर थे तो इनके थोड़े ताल्लुकात बन गए, इन्हें थोड़ी वो अहमियत भी देते थे। और फिर वो जब बुर्डो साहब कॉलेज एजुकेशन के सेक्रेटरी बने महकमे के, तो वो जितनी भी वो कमेटियाँ होती थी कैडेट कॉलेज के मुतल्लिक, ये वो उनके मेंबर इसको जो अयाज महर को वो रखते थे, तो उनकी सिफारिश पे वो लगे हैं। और रफीक बुर्डो साहब जब सेक्रेटरी बन जाए तो मोहम्मद बख्श महर को पता भी नहीं चलेगा कि डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ताकि वो उनका भी अपना वो सिस्टम वो इस तरह चलता रहे। और वहाँ पे जो चेयरमैन एंटी करप्शन बना है वो है फरहत जूनेजो साहब। वो कैसे बन गए? जैसे आपको इंट्रो में बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कोई और नाम प्रपोज किया था, तो ये पहुंच गए भाई महर बरादरान, ये शहरयार। और शहरयार की बिलावल भुट्टो जरदारी से भी अब तो काफी जो है वो अच्छे ताल्लुकात, उनके पास आना जाना, ये वो उनको लाइक भी करते हैं। वहां पहुंच गए कि नहीं ये हमें नहीं चाहिए। फिर जो आप कह रहे हैं वो पता नहीं नाम तो क्या थे, मैं अपने सोर्स से पूछ रहा था कि क्या वो जावेद आलम ओडो साहब का नाम था या हसन नकवी का नाम था। तो मुझे वहां से जवाब मिला कि इस बात को छोड़ें, लेकिन ये बात हकीकत आपको बता रहे हैं कि फरहत जूनेजो साहब का नाम नहीं था। फिर वहां पे कई घंटे बैठे और उनका नहीं है साहब फिर हमें नहीं चाहिए, हर सूरत में फरहत जूनेजो चाहिए, क्योंकि वो शहरयार महर जो आपको बता रहे हैं अयाज महर का भांजा, वो उनकी चॉइस थी। क्योंकि अगर वो कोई और अफसर आ जाता तो फिर इनके कंट्रोल में शायद इतना नहीं होता। तो वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब की भी नहीं चली, वहाँ पे ये फरहत जूनेजो साहब चेयरमैन एंटी करप्शन ऐसे बन गए और वो डिपार्टमेंट सारा शहरयार महर ही चलाते हैं। और बाकी जो यूथ अफेयर्स में और उमूर नौजवान के महकमे में जो जलालुद्दीन महर आया है, हाँ उसके मुताबिक बता दें कि वो चॉइस है गौस बख्श महर साहब की।
और नाजरीन अब आपको आगाह करें कि खालिद महमूद शेख साहब ये कौन है। सबसे पहले तो ये बताएं कि कई लोगों के मुझे फ़ोन आ रहे थे दोस्तों के कि ये कौन है, कहाँ के शेख हैं, कैसे हैं। तो ये उर्दू स्पीकिंग शेख हैं, सिंधी स्पीकिंग नहीं है। और जहाँ तक अफसरान का ताल्लुक है तो उनके वो सिंधी हो या बलोच हो या पंजाबी हो या पश्तो बोलने वाला हो, उससे पहचान उनकी नहीं होती। असल बात होती है उनके किरदार की, जिसका जो किरदार होगा इसका ज़बान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके मुतल्लिक आपको बता दें कि पहले भी जो सेक्रेटरी रहे हैं, नासिर अब्बास सूरो भी सेक्रेटरी रहा है, राजा खुर्रम शहजाद भी रहा है, लई कमंद भी रहा है। लेकिन आपको प्रोफाइल इसका बताएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा, आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये क्यों आया है, कैसे आया है। यूं समझिए कि ये जितने भी पहले सेक्रेटरी रहे हैं, ये उनका बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, लक्कड़ दादा है ये। इसके काम ऐसे रहे हैं। मुझे याद आ रहा है कि ये जब 19 ग्रेड में थे उस वक्त ये सिस्टम वाले लोग, ये वो एक अफसरान का एक ग्रुप है, एक लॉबिंग होती है। तो ये एमडी वाटर बोर्ड बने थे 19 ग्रेड में होते हुए 20 ग्रेड पे होते पे फिर लोगों को पता नहीं क्या क्या मामला थे। और उसके बाद हमने देखा कि जो पीपीपी मूड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट, जिसको जिसे आप उर्दू में कहें कि सरकारी व निजी शराकत वाले, वो भाई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं होते हैं, वो 20 अरब का एक एक प्रोजेक्ट होता है। फिर ये वहां पे रहे और खूब इन्होंने वहां पे अपना काम दिखाया। ये भी आपको आगाह करते रहे कि वहां पे सबसे बड़े खांचे क्या होते थे। वो सबसे बड़े खांचे ये कि जाहिर है कि जब इतने अरबों रुपए का एक एक प्रोजेक्ट, तो फिर उसकी फिजिबिलिटी भी बनेगी। कंसल्टेंसी ये वो, तो इनके कंसल्टेंसी और ये से जो फर्म या कंपनियां कहें, वो इनकी अपनी होती थी। उनकी जो करोड़ों रुपए की जो वो कंसल्टेंसी फीस ये वो होती थी, यू सब्जेक्ट उनमें से 70-75% तो ये इनके अपने पास। बाकी वो दिखावा सारा करके अपनी वो कंपनियां भी, अपनी प्रोजेक्ट भी, अपने सब कुछ काम अपने। अब ये फूड डिपार्टमेंट में आया है। और आपको बताते हैं कि ये जो सिस्टम सिस्टम आपको बताते हैं, ये सिस्टम मतलब इसके लिए मैं ये कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं कि सिस्टम तो इनके लिए बस ये जो चलते हैं, ये इतना इतना इतना, ये रत्ती बराबर भी नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि क्या कहूं कि ये कहाँ का बंदा है, महा सिस्टम का बंदा है या किसी और सिस्टम का बंदा है। और एक बात भी आपको बता दें कि इसमें, और वो जो मोहम्मद हुसैन गुमरो है, उसमें एक मुमासलत भी है। वो मुमासलत क्या है, कहाँ है मोहम्मद हुसैन गुमरो की? वो भी तो यूके वूके में वहां है। इसकी फैमिली भी यहाँ पाकिस्तान नहीं है, वो उन्होंने निकाल दिया ताकि वो कोई भी नहीं, अकेला जो कुछ करता रहे। इसकी फैमिली भाई यहाँ नहीं रहती। अब इनके असासात वगैरह कौन चेक करे। और जैसे बताया कि पहले तो ये अफसरान के इस ग्रुप में थे। अब भाई ये जब इतना पीपीपी मूड वाले जो इतने 20 अरब रुपए का एक एक प्रोजेक्ट, तो ये सैयद मुराद अली शाह से भी डायरेक्ट है। और इसकी तैनाती का जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें खुद तमाम हकायक लिखे हुए हैं कि ये आके क्या करेंगे। ये वो अफसर है, जैसे आपको बताया कि ये जो प्रोजेक्ट मतलब ये लकड़ हजम पत्थर हजम वाले जो मामला आते हैं, यानी कि सरिया हजम, लोहा हजम, सीमेंट हजम। यहाँ तो ये फूड डिपार्टमेंट है। गंदम तो इनके लिए जो है बड़ी वो नरम गिजा है, ये तो डकार भी नहीं देंगे, ऐसे हजम कर जाएंगे इस डिपार्टमेंट को। और आपको बता दें कि इसकी पोस्टिंग कराने वाला कौन, लेकिन उससे पहले जिसे आपको बताया कि इसके नोटिफिकेशन में खुद लिखा हुआ है कि वो सैलाब मुतासरीन के जो 20 लाख घर बनने हैं, पीपल्स हाउसिंग कंपनी जो बनाई है उसके ये सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर हैं। और वहां का चार्ज भी उन्हें दिया गया है। वहां का बजट पहले तो मेरे ख्याल में 330 अरब था। इसमें एक हमने वीलाग भी बताया था, कोई इसका थोड़ा बहुत तस्करा किया था कि ऐसा अफसर उन्होंने लगाया है। लेकिन अब तो वो 400 अरब रुपए, 450 अरब रुपए तक उसकी कास्ट बन गई है। वो पता नहीं घर तो कब बनेंगे। इतनी बड़ी उसकी बजट, उसका ये सीईओ भी और यहाँ भी आके लगा है। तो आप अंदाजा लगे कि कोई और अफसर नहीं था कि जिसे इतनी बड़ी सैलाब बताते इनके घरों के इतने 400 अरब रुपए का प्रोजेक्ट हो, वो आके यहाँ क्या करेगा। और आपको बता दें कि भाई ये बड़ा टेक्निकल बंदा है। हाँ, ये बड़ा दबंग है इस हिसाब से कि आप इसको यूं हल्का ना लीजिएगा। ये पुराने रिकॉर्ड ऐसे निकालता है या उसी में से, और पढ़ना लिखना इसे खूब आता है। और ये उताक नहीं लगाएगा अपने ऑफिस में, मुझे पता है इसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। और फिर जब मामला आप देखेंगे कि सब परेशान है, ये भाई इन्होंने तो हमारा ये रिकॉर्ड निकाल लिया, ये कर लिया, तो ये फिर सब कुछ करेगा। लेकिन औताक लगा के यूं नहीं करेगा। ये अपने बड़े चालाक तरीके से ये काम करते हैं। और
टेक्निकली ये बड़ा साउंड है। अब ये मेरा व्लॉग सुन के मेरे ख्याल में वो अल्ताफ बख्शी भी खुश हो रहा होगा, मुन्ना दलाल और बिशन दास उर्फ आंटी शमीम, वो भी खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उन्हें तो ऐसा ही बंदा चाहिए जो पटड़ी से उतरा हुआ हो, जिसकी गोद में आके बैठे हैं, जिन्हें वो नोट दिखा के मूड बनवाए। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है। अब देखें कि गंदम की खरीदारी कैसे होगी, और मुझे जो अंदाजा है कि भाई इस वक्त रेट बहुत कम हो जाएगा, ये बाढ़ आने पे कमीशन 300 400 500 रुपए तक भी जानिए। और जब 90 लाख बोरी गंदम खरीद रहे हो तो ये 3-4 अरब रुपए की कमीशन ये ऐसे ही आए। और इसे लाने वाला कौन, ये आपको बता दें कि जैसे सीएम से तो उनके ताल्लुकात है, और वजीर आला सिंध फूड डिपार्टमेंट से बड़ा वाकुफ है, बहुत वाकुफ है, ऐसा कोई मिनिस्टर भी वाकुफ नहीं, मुकेश चावला भी इतना वाकुफ नहीं। लेकिन इन्हें जो लाने वाले हैं, मेरी जो राय है वो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू सीएम आगा वासिफ अब्बास। अब आगा वासिफ अब्बास को फूड डिपार्टमेंट का कुछ अत्ता पता ही नहीं होता था, लेकिन क्या करें, हमारे जो विलाग हैं, आपको हम बताते रहे हैं कि नासिर अब्बास उन्होंने इतने पैसे पकड़े, इतने किए, फिर उनको बुला के वो सारे वो हिसाब किताब वो लिए गए थे। वो हमारे विलाग भी सुन रहे हैं तो उनको अंदाजा है कि ये कितना बड़ा महकमा है जहाँ कितनी बड़ी कमाई होती है, तो उन्हें लाने वाले वही हैं। और नाजरीन, अब आखिर में आपको बता दें कि एमपीए नौशेरो फेरोज से एमपीए ममता चांडियो साहब के रिश्तेदार आखिर एफआईआर कटवाने पर क्यों मजबूर हुए। वो एफआईआर किसके खिलाफ कटी है, वो जो आपको हम बताते रहे हैं कि इसका चेहरा देखें, जो बड़ा ठग फ्राडी हिन्ना फ्लोर मिल का मालिक शोएब चन्ना, आपको कई मरतबा बताया था कि ये लड़कों के पैसे खा गए। उन्होंने आके शिकायत की तो कहा कि ये 80,000 बोरी के पैसे मेरे पास हैं, ये है। उसको ढील देने वाला कौन, वो था बिशनी शाह इमदाद था, जो साबिक डायरेक्टर फूड था। जब उसके आखिरी दिन थे तो मुझे जो पता है कि ये तकरीबन हर रोज उसके दफ्तर में होता था। अब मामला ये हुआ है कि उन्होंने कोई तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए उनके रिश्तेदारों से लिए। अब उसमें उनकी अपनी शराकत थी या नहीं मुमताज चांडियो साहब की, वो उनसे जब पैसे मांगे तो पैसे नहीं है, वो कहते मैंने तो इमदाद शाह को दे दिए डायरेक्टर को। भाई ऐसे ही होता है, ये डायरेक्टर सेक्रेटरी ये वो कमी में है तो फिर वही आते हैं जो करते हैं, तो उनको उनको दे दिए। वो कह रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तो नहीं है भाई, आप जाने शोएब चन्ना जाने, तो एफआईआर भी हो गई है। और उसमें मेरे ख्याल में ये थोड़ा इधर साइड पे हो गया है। अब देखेंगे वो क्या करते हैं, जमानत वमानत जब ये मामला आए तो फिर ये कैसे भूल सकते हैं कि ये किसकी तवज्जो से काम होगा। पैसे पहुंचाने वाला इमदाद शाह को कौन, वो उसका चेला जो सुपरवाइजर है मुर्तजा उन्नड़, वही भी तो है। अब उनके जब ये मामला चलेंगे कि हाँ पैसे किसने पहुंचाए, लेकिन इमदाद शाह कह रहा है नहीं मैंने नहीं। और आपको ये भी बता दें कि वो जो मोतल भी, और वो आपको बता दें कि ये मुर्तजा उन्नड़ मोतल भी है और फाइनल शोकाज भी आया है। अब वो कह रहा है कि नहीं मेरा ताल्लुक नहीं है। और बड़ा किरदार आपको बता दें कि दीदार मक्सी जो बेनजीराबाद वाला, अब भाई वो भी मोतल है, और उसका तो गोदाम भी सील है, डीएफसी ने सील कर दिया है। और वो भी ख्वाहिशमंद है कि मुझे भी पोस्टिंग मिल जाए। अब देखें कि उन्हें कैसे पोस्टिंग मिलती है, कौन ये क्या पेशकदमी करते हैं, नादर मक्सी करते हैं या कोई उनके इलाके का कोई जो है अहम शख्सियत वो पेशकदमी करती है। और बाकी अब जो है डीएफसी के तकरीरी व तबादले भी हो रहे हैं, वो किस बेस पे हो रहे हैं, वो तजदीद अहद वफा यानी रिव्यू कराओ फोकट में नहीं, क्योंकि ये सीजन प्रोकरमेंट की सीजन है। तो नाज़रीन, ये थी आज की रिपोर्ट। रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।